हेलो स्टूडेंट्स, पल्लव फिजिक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो हम लोग आज क्वेश्चंस करेंगे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़ा, फिर जो एक कॉम्बिनेशन ऑफ पुली बचा हुआ है वो इसके बाद कर लेंगे। तो पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं आज, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका और हमारा प्यारा सा चैनल पल्लव फिजिक्स। तो चलिए क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आज का, ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आज का। तो ए बॉय weighing 40 kgf climbs up a stair of 30 steps, each 20 centimeter high in 4 minutes, and a girl weighing 30 kgf does the same in 3 minutes. Compare the work done by them and power developed by them. ये पूछा है। तो बॉय का वेट दिया हुआ है कितना, बॉय का है ना, तो ये डब्ल्यू बी लिख देते हैं इसको। ये दिया हुआ है 40 kgf। केजीएफ पहले ही बता चुके हैं, किलोग्राम फोर्स। क्या होता है, ये वो फोर्स होता है जो किसी बॉडी में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, जिसका मास 1 केजी हो, है ना। वैसे को बोलते हैं केजीएफ, है ना। तो ये केजीएफ रॉकी भाई वाला नहीं है ना, ये किलोग्राम फोर्स है, ठीक है। तो ये वेट दिया हुआ है, तो अलग अलग कर लें। ये बॉय का और इधर गर्ल का दिया हुआ है डब्ल्यू जी। ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 30 kgf, ठीक है। और स्टेप्स दोनों सेम चढ़ रहा है, और हाइट कितना है इस स्टेप का, हाइट ऑफ इच स्टेप, है ना। हाइट कितना दे रखा है, ये दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो 30 स्टेप्स चढ़ना है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें दोनों का, बॉय का और गर्ल दोनों का, टोटल डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो वो तो ये हो जाएगा 30 इंटू 20, यानी कि 600 सेंटीमीटर, है ना। ये दोनों के केस में यहाँ भी होगा और यहाँ भी, दोनों सेम डिस्प्लेसमेंट चल रहा 600 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इतना चल रहा है दोनों, 30 स्टेप है, हर एक का हाइट 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब ये 4 मिनट और टाइम की बात तो पावर में करेंगे, पहले वर्क डन की बात कर लेते हैं, है ना। दोनों का वर्क डन कंपेयर करने बोला है, ठीक है। तो आगे के स्लाइड में इसको कर लें, वर्क डन, है ना। वर्क डन की बात कर लेते हैं, वर्क डन बाय बॉय, है ना। ये कितना होगा, और वर्क डन बाय गर्ल ये कितना होगा, और कंपेयर कर लेंगे, रेशियो कर लेंगे तो कंपैरिजन आ जाएगा। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। यही होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ भी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो सेम है। फोर्स कितना लगा रहा है ये दोनों, है ना, दोनों फोर्स कितना लगा रहा है, ये भी थोड़ा समझना होगा, फोर्स कितना लगा रहा है। तो फोर्स कितना लगा रहा है वो समझने के लिए, है ना, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो दोनों का सेम ही है। फोर्स कितना लगा रहा है, तो फोर्स जानने के लिए ये जो दिया हुआ है ना, इसके पहले आपको एक चीज और समझना होगा, फोर्स जानने के लिए थोड़ा बता रहे हैं पहले, कि यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पहले आपको समझना होगा। ये क्या होता है, ये होता है वर्क डन बाय बॉय और गर्ल, जो भी आदमी है उसके द्वारा, वर्क डन बाय बॉय या गर्ल, है ना, जो भी है। तो ये होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, है ना, पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय बॉय और गर्ल, जो भी है। ये होता है, ये पहले भी एक बार बताए हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये लॉजिक चलता है। तो यहां से हम लोग वर्क डन निकाल लेंगे। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम बता सकते हैं, वो ग्राउंड से, वो रेफरेंस से जो है ना, कुछ 20 सेंटीमीटर के स्टेप्स का चढ़ रहा है और 30 स्टेप्स चढ़ा है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम बता सकते हैं, तो ग्राउंड पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे 0 मान के चलते हैं, और जहां पे पहुंचेगा वहां पे फिर mgh लगा लेंगे, है ना। क्यों mgh लगाएंगे, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन करके उतना दूर जा रहा है ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो जितना ग्रेविटी उसको जितना फोर्स से खींच रही होगी, उतना ही उसको लगाना होगा ओवरकम करने के लिए, और फिर वो ऊपर चढ़ पाएगा, है ना, यही कहानी होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये हमको करना होगा, और ये होता है mgh, है ना। और यही आएगा मेरा वर्क डन, है ना, यही आएगा मेरा वर्क डन बाय बॉय और गर्ल, ठीक है। तो ये mg हमको दे रखा है। mg क्या होता है, mg होता है फोर्स जिससे आपको धरती अपने सेंटर की तरफ खींचती है,
और ये क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे वेइंग, जो वेट दे रखा है, वेट क्या है, वेट ही तो फोर्स होता है जिससे धरती आपको अपने सेंटर की तरफ खींचती है। तो यहाँ पे वेट दे रखा है ये 40 kgf और 30 kgf, यही तो है mg के बराबर, है ना, यही तो है mg के बराबर। ये मास ऑफ बॉय कर दें और या मास ऑफ गर्ल कर दें, तो यही तो दे रखा है 30 kgf और 40 kgf, यही तो है, यही तो है mg, यही तो है, यही तो दे रखा तो है, फोर्स तो दे दिया है ना। फोर्स क्या है, फोर्स इतना उतना ही लगाना होगा बॉय और गर्ल को जितना धरती खींच रही है, उतना ही लगा के ओवरकम करेगा तो धीरे धीरे ऊपर चले जाएगा। तो फोर्स उतना ही हो जाएगा। kgf जो दिया हुआ है ये 40 kgf है ना, ये 40 kgf ये दे रखा है 40, वेट mg दे दिया है वैल्यू, है ना। और डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट हम लोग कर चुके हैं 600, ये इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय 100, ये सेंटीमीटर था तो ये इतना हो गया। तो ये mg का वैल्यू मेरे पास है ना, इधर इधर लिख रहे थे, ये mg का वैल्यू मेरे पास है, ये वेट जो है 40 kgf है ना, यही है ना। हाँ, इसको अगर आप चाहो तो न्यूटन में पहले कन्वर्ट कर लो, है ना, वो थोड़ा सही रहेगा। 40 kgf में 1 kgf में 9.8 न्यूटन होता है ना, न्यूटन में कर लेना थोड़ा बेहतर होगा। बाकी ठीक है ना, न्यूटन में कर लेना थोड़ा बेहतर होगा। तो इसको 9.8 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये न्यूटन में बदल जाएगा, है ना। उसी तरह से यहाँ पे कर ले तो ये कितना है, ये है 30 kgf, तो 30 इंटू 9.8 है ना, ये न्यूटन में बदल गया। 1 kgf में 9.8 या 10 न्यूटन आप लोग लेते हो। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसका भी 600 है और बाय 100। तो अब कंपैरिजन कर लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं सीधा सीधा, है ना, रेशियो ले लें दोनों का, वर्क डन बाय बॉय और वर्क डन बाय गर्ल, है ना। रेशियो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 इंटू 600 बाय 100 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 9.8 इंटू 600 बाय 100। तो ये सब तो कट ही जाएगा, ये भी 9.8 सब कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4/3। ये आ गया कंपैरिजन, ये आ गया रेशियो 4/3, है ना, ये रेशियो आएगा 4/3। ठीक है, इतनी बात समझ में आई पहले, 4/3। तो 1 kgf में 9.8 या 10 न्यूटन होता है तो उसका आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, अब आगे है पावर डेवलप्ड बाय देम। तो बॉय जो है वो कितने देर में चढ़ता है, 4 मिनट में, और गर्ल जो है वो 3 मिनट में चढ़ जाती है ना। तो पावर डेवलप्ड बाय देम, पावर क्या होता है, ये तो 4/3 आ गया। पावर क्या होता है, पावर, तो पावर डेवलप्ड बाय बॉय, पावर डेवलप्ड बाय गर्ल, ये भी कंपैरिजन कर लेते हैं डायरेक्ट। पावर होता है वर्क बाय टाइम, वर्क डन बाय बॉय डिवाइडेड बाय टाइम, इसका अलग टाइम है तो टीबी बॉय के लिए लिख देते हैं, और वर्क डन बाय गर्ल, और ये टी जी, है ना, या गर्ल पूरा लिख देते हैं, गर्ल के द्वारा लिया गया टाइम। ठीक है, तो वर्क डन बाय बॉय और वर्क डन बाय गर्ल, है ना, ये रेशियो मेरे पास अभी आया है, कितना आया है 4/3, है ना, 4/3। और ये टीबी, ये टी गर्ल ऊपर जाएगा, टाइम टेकन बाय गर्ल ऊपर जाएगा और टाइम टेकन बाय बॉय नीचे रहेगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3। और गर्ल कितना टाइम ले रही है, ये कम टाइम ले रही है 3 मिनट और वो 4 मिनट, है ना। तो ये 3 मिनट और ये 4 मिनट, तो ये 4 4 कट गया, 3 3 कट गया, ये आ गया 1:1। तो पावर दोनों के द्वारा सेम ही डेवलप होगा। ठीक है, 1:1 के रेशियो में। तो वर्क डन का आ गया 4:3 और पावर का आ गया 1:1। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चलें। ये रहा अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन, इस पे बात करते हैं। तो राइट अ रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। तो ये रिलेशन लिखने बोला है। तो क्या होता है, ये इंटरफेस है और ये इस पे लाइट ऐसे ऑब्लिक इंसिडेंस किया और ये नॉर्मल है। और अगर ये रेयरर मीडियम है ऊपर वाला और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और ये डेंसर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो क्या होगा, ये रिफ्रैक्शन के बाद ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा बेंड कर जाएगा, है ना, ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा बेंड कर जाएगा, ये आई और ये आर, यही होगा, है ना, यही होगा। तो कैसे रिलेटेड है, क्या क्या कहता है स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ ये कहता है, एज पर स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये होता है μ1 sin i
इक्वल टू म्यू टू साइन आर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन, है ना। साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, ये रेशियो बनेगा साइन आई बाय साइन आर का, ठीक है, म्यू टू बाय म्यू वन। तो ये आ गया रिलेशनशिप एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाय म्यू वन, ठीक है। ये स्नेल्स लॉ से ये रिलेशन आता है। अब आगे है व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो ये पहले का आंसर हो गया, हैविंग डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज, जैसा यहाँ पे है, इट बैंड्स, व्हाई डज दिस फेनोमेना अकर। तो ये कह रहा है कि जब लाइट, ये ऑप्टिकल डेंसिटी समझ में आया कि ये रेयरर मीडियम, ये लेस डेंसर है, ये मोर डेंसर है। ऑप्टिकली डेंसर मतलब लाइट को उस मीडियम में कितनी एबिलिटी है लाइट को नॉर्मल की तरफ बैंड करने की या नॉर्मल से दूर ले जाने की, ये मीडियम की एबिलिटी, इसी को कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। लाइट को मोड़ रहा है तो ऑप्टिकल डेंसिटी इसीलिए टर्म यूज किया गया है। तो ये बैंड कर जाता है जब रे ऑफ लाइट आता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो ये बैंड क्यों करता है, या तो नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर, ये बैंडिंग क्यों होता है। तो क्या करोगे इसका आंसर, अभी आप, इसका आंसर तो बहुत गहरा है, वो अभी आप लोग को अभी उतना जानना नहीं है अभी उस लेवल पे, लाइट को एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की तरह समझ के, वो आगे आप 12th में सीख लोगे इसका जेन्युइन रीजन। फिलहाल अभी आपको बस यही लिखना है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है तो इसका स्पीड डिक्रीज करता है ना, इसीलिए बैंड करता है। फिलहाल आपको भी इतना लिखना है ना, फिलहाल आपको भी इतना लिखना है कि क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस, या ये लिखना होगा डिक्रीजेज नहीं, इंक्रीज भी करता है ना, बैंड पूछा है, तो बस आपको ये लिखना है स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस, है ना, एज इट गो फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, वन मीडियम टू अनदर। ये लिख सकते हो आप, द चेंज में बी इंक्रीज और डिक्रीज, द चेंज में बी इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज करेगा तो वो डेंसर से रेयरर में जा रहा है, नॉर्मल से दूर जाएगा, और डिक्रीज करेगा स्पीड तो रेयरर से डेंसर में आ रहा है तो स्पीड डिक्रीज करेगा, है ना। डेंसर में पार्टिकल्स ज़्यादा डेंस है, ज़्यादा क्लोज है ना, तो इंटरेक्शन जब होगा लाइट का तो ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, है ना, नंबर ऑफ, मतलब क्या कहते हैं, मैक्सिमम इंटरेक्शन होगा डेंसर मीडियम में, और रेयरर में जाएगा तो रेयरर में पार्टिकल जो है वो उतना डेंस नहीं है तो मिनिमम इंटरेक्शन होगा, तो धीमा पार्टिकल किस में होगा, डेंसर में, रेयरर में स्पीड थोड़ा बढ़ा रहेगा, है ना। तो फिलहाल आपको तो अभी इतना रीजन लिखना है, बाकी है इसका बहुत अच्छा जेन्युइन रीजन, आगे आइए 12th में फिर बात करेंगे आराम से वहाँ पे। फिलहाल अभी आपको इतना लिखना है कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, इंक्रीज भी होता है डिक्रीज भी होता है, इसीलिए बेंडिंग होता है। आपको फिलहाल अभी इतना लिखना है ना, रिफ्रैक्शन का ये पूरा फेनोमेना है। राइट वन कंडीशन वेयर इट डज नॉट बेंड व्हेन एंटरिंग अ मीडियम ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो कहाँ पे बेंड नहीं करेगा ये पूछा है, ये तीसरा क्वेश्चन। तो कहाँ पे बेंड नहीं करेगा, ये मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, ये रेयरर ये डेंसर। तो लाइट कब बेंड नहीं करेगा, तो अगर लाइट नॉर्मल इंसिडेंस होगा लाइट का एकदम नॉर्मल, तो ये सीधे पास कर जाएगा बिना बेंड किए, है ना। तो कब बेंड नहीं करेगा, नॉर्मल इंसिडेंस पे, व्हेन देयर इज नॉर्मल इंसिडेंस ऑफ लाइट। नॉर्मल इंसिडेंस कहने का क्या मतलब है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, नॉर्मल में लोग समझ लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 है, 90 नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 है। ये वो कंडीशन है जब लाइट बेंड नहीं करेगा। कैसे बेंड करेगा, बेंड कब करता है, जब लाइट का ऑब्लिक इंसिडेंस हो, ऑब्लिक ऐसा, ये कुछ एंगल बना के नॉर्मल से, ये ऐसा कुछ हो तो फिर लाइट ये बेंड कर जाता है अपने रास्ते से, है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये नॉर्मल इंसिडेंस है, ये यहीं पे नॉर्मल था, ये यहीं पे नॉर्मल था, और ये क्या हो गया, ये नॉर्मल के अलोंग ही आ गया, नॉर्मल के अलोंग ही आ गया है, नॉर्मल के अलोंग, है ना।
ये क्या हुआ, नॉर्मल के अलॉन्ग ही आ गया, नॉर्मल पे चढ़ के आ गया, नॉर्मल के थ्रू आ गया, तो कोई एंगल बना ही नहीं, है ना। लाइट ऐसे रहता था ना, ये जो लाइट ऐसे आ रहा है, ये सीधा होके यहाँ पे आ गया, यहाँ पे इधर आ गया है, तो ये वाला एंगल खत्म हो गया, है ना, आई हो गया 0, तो कुछ आर बनेगा ही नहीं, है ना। जब आई 0 है तो आर भी 0 होगा, स्नेल्स लॉ, है ना। अभी देखिए μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर, ये आई जब 0 हो जाएगा तो साइन आई 0, ये पूरा 0, तो ये μ2 साइन आर ये 0 होगा, ये सब 0 हो जाएगा, तो ये आर भी क्या हो जाएगा 0, है ना। आर भी क्या हो जाएगा, आर भी हो जाएगा 0, है कि नहीं। तो कोई एंगल बन ही नहीं रहा, एंगल ऑफ इंसिडेंस है ही नहीं, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे होगा, कोई बेंडिंग नहीं होगा, नॉर्मल इंसिडेंस में सीधा सीधा पास कर जाएगा, कोई बेंडिंग नहीं होगा, ठीक है। ये सबका और भी जेन्युइन आंसर है, लेकिन अभी उसको रहने देते हैं, बात करेंगे उस पर कभी, ठीक है। अभी आपको आंसर भी एग्जाम में इतना ही लिखना है, भी क्यों नहीं करता, कौन सा कंडीशन है, बस आपको इतना कहानी लिखना है, अभी आपको ज़्यादा नहीं जाना डेप्थ में, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं अब। स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड इन अ मटीरियल टू बी यूज्ड एज एन इफेक्टिव फ्यूज वायर। फ्यूज वायर, तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है जो मटेरियल यूज करते हैं फ्यूज वायर में, वो क्यों यूज करते हैं, उसको क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए उसको यूज करने या किसी भी वायर को फ्यूज वायर में। तो फ्यूज हम क्यों यूज करते हैं, पहले तो ये समझ में आना चाहिए, ये जो फ्यूज हम यूज करते हैं घर में, इसका क्या पर्पस है, ये कहते हैं सेफ्टी डिवाइस है ना। ये हमारे घर के अप्लायंसेस को जलने मरने से बचाता है, नहीं कभी शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए, तो ये पहले यही मर जाता है, यही शहीद हो जाता है पहले, और मैं हमारे घर के अप्लायंसेस को बचा जाता है। तो हम तो कहते हैं फ्यूज को कि भाई ये तो हमारे घर का सोल्जर की तरह है, जैसे हमारे देश की रक्षा करती है हमारी सेना, उसी तरह से हमारे घर के इलेक्ट्रिसिटी का सोल्जर, है ना, घर के सारे अप्लायंसेस का सोल्जर, सबको बचा के रखता है ये फ्यूज। ये खुद शहीद होता है पहले, है ना, ये खुद शहीद होता है और हमारे घर के अप्लायंसेस को बचा जाता है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए इसमें कि ये पहले खुद शहीद हो जाए और बाकी सब बचा रह जाए, घर का सारा अप्लायंस, है ना। तो फ्यूज वायर में जो फ्यूज वायर यूज कर रहे हैं उसका होना चाहिए हाई रेजिस्टेंस, है ना, हाई रेजिस्टिविटी, है ना। और दूसरा क्या होना चाहिए, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, है ना। ये दोनों कंडीशन होना चाहिए, तभी तभी मजा आएगा, तभी वो फ्यूज बढ़िया होगा, है ना। ये दोनों कंडीशन होना चाहिए। तो क्या होगा कि कभी मान लीजिए बहुत तेज करंट आ गया, बहुत हाई करंट आ गया, है ना, आई का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गया इनॉर्मसली, है ना, आई क्या आ गया, ये बहुत ज्यादा आ गया आपके सर्किट में, आपके घर में। तो क्या होगा जब आई बहुत ज्यादा आ जाएगा आपके घर में, तो क्या होगा उसको, इसमें तुमको ये पता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, है ना, ये हम लोग पढ़ रखे हैं। तो आई बहुत ज्यादा आ जाएगा तो हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, और हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, मेल्टिंग, है ना, मेल्टिंग। तो हम ऐसा करें कि वायर ऐसा लें जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो, है ना, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो, वायर अगर हम ऐसा लेंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो बहुत लार्ज करंट आने से हीटिंग इफेक्ट होगा, और हीटिंग इफेक्ट से क्या होगा, फ्यूज वायर ऐसा होता है, ऐसा, है ना, ये मेल्ट कर जाएगा, है ना, ये इस तरह से मेल्ट कर जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो हाई करंट जब आएगा तो उससे हीटिंग इफेक्ट भी फॉलो होगा साथ साथ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये आपने पढ़ रखा है। तो अगर वायर का जो हम फ्यूज वायर यूज कर रहे हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट अगर कम रखेंगे तो तुरंत से पिघल जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, आगे वो हाई करंट आपके घर में नहीं जाएगा और आपका सारा अप्लायंसेस बचा रहेगा। तो लो मेल्टिंग पॉइंट ऐसे हेल्प करता है। हाई रेजिस्टिविटी, फिर से वही H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी पे आते हैं। रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा, करंट के रास्ते में रुकावट ज़्यादा होगा, ये रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टिविटी क्या है, मतलब रेजिस्टेंस से एसोसिएटेड फिनोमेना है ना। तो रेजिस्टेंस ही कहना है, सही है, हाई रेजिस्टेंस, है ना। तो रेजिस्टिविटी ठीक है, लेकिन चलिए लिख देते हैं रेजिस्टेंस ही इसको, है ना, ये रेजिस्टेंस, वैसे वायर का तो रेजिस्टिविटी ही होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा
तो करंट को उतने अच्छे से रोकेगा, और करंट को उतने अच्छे से रोकेगा तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो भी हीटिंग इफेक्ट आएगा, और हीटिंग इफेक्ट आएगा तो फिर भी सर्किट ब्रेक हो जाएगा, फ्यूज वायर मेल्ट कर जाएगा। तो हाई रेजिस्टेंस भी सपोर्ट करता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट को चलने में उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी, तो हीट एनर्जी ज़्यादा बनेगा वहाँ पे, हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा और उससे भी फ्यूज वायर मेल्ट करेगा। तो हाई रेजिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट ये दोनों सपोर्ट करता है किसी फ्यूज वायर को एक अच्छा फ्यूज की तरह काम करने में, है ना। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स उस मटेरियल में होना चाहिए जिससे फ्यूज वायर बनाया जाना है, हाई रेजिस्टेंस, लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं अब। व्हाट एनर्जी चेंजेस टेक्स प्लेस इन डीसी मोटर। डीसी मोटर में क्या एनर्जी चेंजेस टेक्स प्लेस होता है। तो क्या होता है डीसी मोटर में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और इससे मैकेनिक्स होता है, मैकेनिकल वर्क होता है ना। इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और फिर मैकेनिक्स करता है, घूमता है, यही तो होता है। और मोटर में क्या होता है, आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो फिर घूमना स्टार्ट करता है वो मोटर, है ना। ये डीसी मोटर है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए और वो मैकेनिक्स करना स्टार्ट किया। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज इट वर्क। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये काम करता है इस प्रिंसिपल पे कि व्हेन, ये आपको लिखना है प्रिंसिपल में, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड in a magnetic field, then it experiences a force which is अब आगे स्लाइड पे लिखें, which is perpendicular to both current and magnetic field, ठीक है। तो ये है ना, ये है प्रिंसिपल। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पे एक लगता है फोर्स, है ना, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। ठीक है, उस पे क्या लगता है, उस पे लगता है मैग्नेटिक फोर्स, और वो परपेंडिकुलर होता है करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड का, और उसी की वजह से फिर आपका डीसी मोटर घूम रहा होता है ना। तो ये इसका प्रिंसिपल है। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो उस पर लगता है एक फोर्स, और उसी फोर्स से फिर वो घूमता है ना। यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, यही आपको लिखना है इसमें। स्टेट वन फैक्टर टू इंक्रीज इट्स स्पीड ऑफ रोटेशन। तो हमारे हाथ में क्या है, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, वही मेरे हाथ में है। तो हम क्या कर सकते हैं, और भी बहुत तरीका है, लेकिन एक तरीका पूछा है, एक फैक्टर जिससे आप रोटेशन का स्पीड बढ़ा सकते हो, रोटेशन का। तो एक तरीका ये है कि आप स्ट्रेंथ बढ़ा दो करंट का, जितने एम्पियर का करंट दे रहे हो उसको और बढ़ा दो, 5 दे रहे हो 10 कर दो, 15 कर दो, 20 एम्पियर कर दो, 25 एम्पियर कर दो। तो अगला तरीका ये है कि बाय इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द कॉइल, है ना, मोटर में कॉइल होता है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द कॉइल। तो करंट का स्ट्रेंथ कॉइल में बढ़ा के आप क्या कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ा सकते हो, है ना। स्पीड ऑफ रोटेशन इसको बढ़ाया जा सकता है करंट का स्ट्रेंथ बढ़ा के। वही मेरे हाथ में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको हम बढ़ाते जाएं तो रोटेशन स्पीड का बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये पहले इतना क्लियर हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी और ये प्रिंसिपल। आगे बढ़ते हैं। स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, दो डिफरेंस बताना है न्यूक्लियर फिजन में और न्यूक्लियर फ्यूजन में। इसको लिख लें ऐसे, ये इधर लिखते हैं न्यूक्लियर फिजन और इधर लिख लेते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, क्या होता है न्यूक्लियर फिजन। फिजन मतलब क्या होता है, फिजन मतलब होता है टूटना, है ना, स्प्लिट होना, ब्रेक करना। फिजन का मतलब ये होता है। तो है भी यही। तो न्यूक्लियर फिजन क्या है, इट इज प्रोसेस ऑफ splitting of heavier nucleus
हैबियर न्यूक्लियस इनटू 2 और मोर डाउटर न्यूक्लियाई, ये आपको लिखना है ना। यही होता है कि हैवी न्यूक्लियस ना 2 या 2 से डाउटर और छोटे, डाउटर मतलब छोटे, है ना, छोटे न्यूक्लियाई में ब्रेक कर जाता है। ठीक है। और थोड़ा इसमें लिख सकते हो आप कि ये न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट कराते हैं इसमें, है ना। तो थोड़ा सा इसमें और लिख सकते हो इसी के पहले, मतलब यहाँ पे 2 और मोर डॉटर न्यूक्लियाई बाय यहाँ के बाद, है ना, डॉटर न्यूक्लियाई के बाद ये आपको लिखना है यहाँ पे बाय बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराया जाता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया इतना। अब बात कर ले न्यूक्लियर फ्यूजन पे। ये क्या होगा, तो फ्यूजन मतलब फ्यूज करना, है ना, फ्यूज, 2-3 चीज मिलके आएगा और वो दोनों तीनों मिलके एक नया चीज बनाएगा, तो ये हो गया फ्यूज, है ना, फ्यूज करना। तो क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, तो ये बस उसका उल्टा, इट इज प्रोसेस ऑफ, इसको ऐसे लिखें, अरे it is process, it is a process in which 2 or more, है ना, 2 or more daughter nuclei, 2 or more daughter nuclei या स्मॉलर न्यूक्लियाई, है ना, 2 और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई लिखते हैं, डॉटर, ठीक है, ये भी चलेगा। 2 और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई combine to form a heavier nucleus, ठीक, इसका उल्टा, है ना, फिजन का उल्टा फ्यूजन, तो ये बन जाता है हैवियर न्यूक्लियस और इसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। एक और डिफरेंस लिखना है, एक और डिफरेंस, जगह खत्म, ये ऊपर लिख देते हैं, ऊपर यहाँ पे एक और डिफरेंस लिखना है। न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है, ये वाला प्रोसेस, ये होता है कंट्रोलेबल, इसको कंट्रोल आप कर सकते हो, है ना, दिस इज कंट्रोलेबल, कंट्रोल किया जा सकता है। और न्यूक्लियर फ्यूजन जो है ये होता है इनकंट्रोलेबल, ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एक बार न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाए तो ये दिस फ्यूजन प्रोसेस कांट बी कंट्रोल्ड, है ना, तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन है, ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो ये कंट्रोलेबल है और वो इनकंट्रोलेबल है। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस आप लोग लिख पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से ये डिफरेंस आ गया बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो क्या होता है सेंट्रीपिटल, इसको भी वैसे टेबल बना के लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल और ये सेंट्रीफ्यूगल, है ना। तो नाम से क्लियर है, सेंट्रीपिटल, पिटल मतलब सेंटर सीकिंग, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स, है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, है ना, एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, इसीलिए नाम है सेंट्रीपिटल, सेंटर सीकिंग, सेंटर की तरफ। और सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, ये है फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, है ना, सेंटर से दूर, है ना, ये सेंटर से दूर लगता है, अवे फ्रॉम द सेंटर, इसीलिए सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, सेंटर से दूर लगता है ये। ठीक है, और इसमें लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल, दो डिफरेंस लिखना, एक और लिख देते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ये रियल फोर्स है ना, ये रियल फोर्स है, ये सचमुच में एग्जिस्ट करता है। और फ्यूगल जो है ये स्यूडो फोर्स है ना, ये फोर्स मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता, बस ये फीलिंग आती है थोड़ी बहुत, बाकी ये फोर्स होता नहीं है ना। इसको फिक्टियस फोर्स भी कहते हैं, झूठा फोर्स, नकली फोर्स, फर्जी फोर्स, धोखा देने वाला फोर्स, स्यूडो फोर्स, है ना। तो ऐसा फोर्स कुछ एग्जिस्ट करता नहीं, बस ये फीलिंग होती है। जैसे मैरी गो राउंड पे आप घूम रहे होते हो तो आपको ये बस फीलिंग आती है कि वो जब ऊपर से नीचे आता है तो लगता है आप बाहर गिर जाओगे, लेकिन गिरते हो क्या, गिरते तो नहीं हो, बस वो फीलिंग आती है ना, कि आप गिर जाओगे, तो बस वो बस फीलिंग है ना, ये सेंट्रीफ्यूगल जैसा कुछ एग्जिस्ट करता नहीं, है ना। तो ये सूडो फोर्स, ठीक है, ये रियल फोर्स, ये सचमुच होता है। सेंट्रीपिटल के बारे में भी कहें तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी जैसा कुछ है नहीं, जो उस सिस्टम में, ये पहले ही बताए हैं,
जो उस सिस्टम में नेट फोर्स सेंटर की तरफ है वही सेंट्रिपिटल बन जाता है। जैसे जैसे ये अर्थ है ना, या सन है, सन कह लेते हैं, ये सेंटर पे सन है और यहाँ पे अर्थ घूम रहा है, तो अर्थ सन की तरफ अट्रैक्टेड होता है किससे? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही क्या है यहाँ पे? सेंट्रिपिटल। तो जो फोर्स सेंटर की तरफ लग जाए वही सेंट्रिपिटल है ना। अगर आप ऐसे स्टोन बांध के ये धागे से ऐसे उड़ा रहे हो है ना, ये धागे से बांध के ये ऐसे स्टोन को उड़ा रहे हो, तो इस स्टोन पे एक फोर्स लगता है इस धागे के अलोंग, इस धागे में एक फोर्स आता है टेंशन, है ना। ये टेंशन फोर्स आता है जिसकी वजह से स्टोन का सर्कुलर मोशन हो पाता है। तो ये टेंशन फोर्स ही क्या है? सेंट्रिपिटल। तो जो नेट फोर्स सेंटर की तरफ लगे वही हो जाता है सेंट्रिपिटल, है ना, और ये रियल फोर्स होता है। ठीक है, ये दो डिफरेंस आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 7। तो दे रखा है एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 2.2 किलोवाट 220 वोल्ट इज ऑपरेटेड फॉर 2 आवर, 2 घंटे के लिए। कैलकुलेट द सेफ लिमिट ऑफ करंट विच कैन पास थ्रू इट। तो करंट का वैल्यू निकालना है। तो पावर दिया हुआ है कितना? 2.2 किलोवाट। इसको डेसिमल वॉट में बदलना है, 2.2 इंटू 1000, डेसिमल हटेगा, जीरो हटेगा, ये आ जाएगा 2200 वॉट। ठीक है, 2200 वॉट। और वोल्टेज दे रखा है कितना? 220 वोल्ट, है ना, 220 वोल्ट। और कितने टाइम के लिए चलाया गया है? 2 घंटे के लिए। ठीक है, 2 घंटे के लिए। तो पावर क्या होता है? पावर और वोल्टेज में रिलेशन पता है। पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट, है ना, ये याद है आपको पहले। पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट। कैसे आता है ये जानना है। तो पावर क्या होता है? वर्क बाय टाइम, ये पहले ही बताया, वर्क बाय टाइम। और हमको एक चीज पता है, वर्क को हम लोग रिलेट कर सकते हैं क्या? वी होता है डब्ल्यू बाई क्यू। वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इसी को क्या बोलते हैं? वोल्टेज। वी डब्ल्यू बाई क्यू, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दिस इज वोल्टेज, डब्ल्यू बाई क्यू। तो यहां से डब्ल्यू लिख सकते हैं वी इंटू क्यू। तो डब्ल्यू की जगह लिख सकते हैं वी इंटू क्यू डिवाइड बाई टी। तो ये क्यू बाई टी ये हो जाएगा एम्पियर, और वी आई पावर इक्वल टू वी आई ऐसे बनता है। ठीक है, वी आई ये पावर बन गया। तो यहां से करंट आ जाएगा इजिली, करंट आ जाएगा बहुत इजिली। आई क्या हो जाएगा? पी बाई वी, है ना, पी होता है वी आई, तो आई क्या हो जाएगा? पी बाई वी। ये 2200 है और वोल्टेज 220 है, तो ये 0 0 कटेगा, ये 1 टाइम में 10 आ जाएगा। तो कितना आ गया? 10 एम्पियर। 10 एम्पियर का करंट आ गया, है ना, 10 एम्पियर का करंट आ गया। आगे और क्या पूछा है? कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड एट अ रेट ऑफ 5.20 रुपीज पर यूनिट। तो पूछ रहा है कितना बिजली बिल आपको देना है, इन शॉर्ट यही पूछ रहा है। और रेट दे दिया है 1 यूनिट का 5 रुपये 20 पैसा देना है, और 2 घंटे के लिए आप यूज किए हो। तो दूसरे पार्ट में ये पूछ रहा है बिजली का बिल। तो दे रखा है 1 यूनिट का बिल कितना है? हमारे यहाँ तो अभी 7-8 रुपये है, इसका सस्ता वाला है लगता है, 5 रुपये 20 पैसा। हम लोग तो अभी 8 रुपये देते हैं, नहीं बहुत महंगा इधर। तो 5 रुपये 20 पैसा, है ना, ये क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये जो 1 यूनिट है, ये जो यूनिट जिसमें आप बिल देते हो, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हो उसको ये लोग यूनिट के भाषा में कहता है। यूनिट एक्चुअली है क्या, है ना। तो आप लोग ये पहले जानते हो पावर क्या होता है? एनर्जी बाय टाइम। रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, दिस इज पावर। तो हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही तो कंज्यूम करते हैं, है कि नहीं। तो वही है ई बाई टी। तो यहां से ई हो जाएगा पी इंटू टी, और पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट, और टाइम का सेकेंड। इसी वॉट का अगर हम बिगर यूनिट लिखें किलो वॉट, और सेकेंड का बिगर यूनिट आर, तो ये जो किलो वाट आवर आया है यही हम लोग बोलचाल में कहते हैं यूनिट। कि मेरा 10 यूनिट बिजली बिल आया, मेरा 5 यूनिट आया, 10 यूनिट नहीं आता है, 100 आया, 70 आया, 150 आया, 200 आया, गर्मी दिन में 300 400 एसी कूलर सब चला रहे हो तो, है ना। तो ये किलो वॉट आवर को ही हम लोग यूनिट कहते रहते हैं, है ना। किलो वॉट आवर को ही यूनिट कहते रहते हैं। मेरा 200 यूनिट मतलब 200 किलो वाट आवर, मेरा 250 यूनिट मतलब 250 किलो वाट आवर। ठीक है,
ये पहले इतना क्लियर हुआ, ये कहानी पहले क्लियर हुई। तो हमको पहले निकालना होगा कि हम कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, है ना, वो पहले निकालना होगा। तो एनर्जी हो गया पावर इनटू टाइम। पावर कितना है 2.2 किलोवाट, और कितने टाइम के लिए, 2 घंटे के लिए हम लोग चला रहे हैं, तो ये आ गया 4.4 किलोवाट आवर। और इसी को हम लोग कहते हैं यूनिट, किलोवाट आवर को ही कहते हैं यूनिट। तो 4.4 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग कंज्यूम कर लिए हैं। तो अब देखना है कि 5 रुपये 20 पैसे के हिसाब से कितना आ जाएगा बिल मेरा। तो 4.4 है ना, तो 1 यूनिट का कितना पैसा ले रहा है, 5.20 रुपीज। तो 4.4 यूनिट का कितना लेगा, ये लेगा ₹5.20 इंटू 4.4। ये कितना भी आ जाए, जो भी आ जाए आप सॉल्व करके देख लो। जो भी आ जाए ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो भी आ जाए आंसर हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। 5.20 इंटू 4.4, 1 यूनिट का इतना रुपया, तो 4.4 यूनिट का कितना रुपया, सॉल्व कर लोगे आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चलें। ठीक है, ये एक रोटेशन चैप्टर का क्वेश्चन काफ़ी दिनों बाद आया। Two forces, each of magnitude 5 Newton, are applied in opposite direction at the ends of a uniform rod of length 0.5 मीटर। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ये एक रॉड दिया हुआ है 0.5 मीटर का, ठीक है। इस पे फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ये रॉड के एंड पे, मतलब एक समझ लो ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है 5 न्यूटन का, और इधर इधर ऐसे लग रहा है 5 न्यूटन का। हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, दोनों एंड पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग गया। ऐसे जब फोर्स लग रहा है तो ये फोर्सेस क्या बनाता है, कपल, है ना, एक कपल मोमेंट ऑफ फोर्स आता है फिर, है ना। ये आपने रोटेशन में पढ़ रखा होगा बहुत सही से। ये एंड पे ऐसे फोर्स लगता है, ये लाइन ऑफ एक्शन और ये लाइन ऑफ एक्शन, ये इधर और ये इधर घुमाना चाहता है, तो ये फिर सिस्टम ऐसे पूरा घूम जाएगा, है ना। किस सेंस में घूमेगा ये घूम जाएगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, नहीं, ये इसका इधर है और ये इसका डायरेक्शन सेंस इधर है, तो ये इधर घूमेगा, ये ऐसे घूम जाएगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, है ना। ये किस में घूम जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। दोनों हो सकता है, अगर इसको हम ऐसे बनाते इधर, इधर भी देख लो, अगर इसको ऐसे बनाते हम, ये इधर और ये ऐसे फोर्स लग रहा है इधर, तो फिर ये कौन सा सेंस होता, ये इधर सेंस होता और ये इधर सेंस होता, तो फिर ये क्लॉकवाइज सेंस होता, घड़ी की दिशा में। तो जो आप फिगर ले रहे हो उस हिसाब से डायरेक्शन के बारे में कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों फोर्सेस जो एंड पे लग रहा है, दिस टू फोर्सेस विल फॉर्म द कपल, है ना, मोमेंट ऑफ फोर्सेस विल कम इनटू पिक्चर, है ना। तो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये आर, है ना, ये यही है आर 0.5, है ना। और इसको इस यहाँ पे इसको घुमाने की कोशिश की जा रही है एंड पे फोर्स लगा के। तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स यहाँ पे आएगा, कपल होगा। तो मोमेंट ऑफ टू फोर्सेस निकाल लेते हैं, डायग्राम हो गया। तो मोमेंट ऑफ टू फोर्सेस क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ टू फोर्सेस जिसको आप टॉर्क कहते हो, है ना, मोमेंट ऑफ टू फोर्सेस, ये सीधा सीधा हो जाएगा आर क्रॉस एफ, है ना। तो आर कितना है 0.5 और फोर्स कितना लग रहा है 5, तो ये हो जाएगा 2.5 न्यूटन मीटर, है ना, 2.5 न्यूटन मीटर। तो ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन था ये, है ना। मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना था, टॉर्क जिसको आप कहते हो वो आर क्रॉस एफ, तो वही इसमें काम करना था। ये फोर्स इसको इधर घुमाना चाह रहा है, ये इधर घुमाना चाह रहा, तो दोनों क्या करेगा, कपल बना लेगा, है ना, कपल बना लेगा। चलिए आगे बात करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, तो ये इस तरह से हम 9 नंबर पे आ जाते हैं, इसको भी कर ही लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय अर्थिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, है ना। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अर्थिंग कहने का क्या मतलब है, तो अर्थिंग बेसिकली कहने का मतलब होता है कि कोई आपके पास अप्लायंस अगर है, कोई अप्लायंस आपके पास अगर है, और इसको और इसका ये जो अप्लायंस है, इस अप्लायंस का जो मेटेलिक बॉडी है, ये यही मान लो ये मेटेलिक केस है इसका, मेटेलिक बॉडी जो है ना, मेटेलिक केस, उसको आप अर्थ कर देते हो अगर, है ना, उसको आप ऐसे अर्थ कर देते हो, ग्राउंडिंग कर देते हो, 0 वोल्ट पे पटक देते हो उसको, तो यही कहलाता है अर्थिंग, अर्थ कर देना, ग्राउंड कर देना, है ना। तो अर्थिंग बेसिकली कहने का मतलब है, अर्थिंग मीन्स, है ना, कनेक्टिंग, कनेक्टिंग मेटेलिक केस, है ना,
अर्थिंग मीन्स कनेक्टिंग मेटेलिक केस ऑफ द बॉडी टू अर्थ, है ना, टू अर्थ। बॉडी का जो मेटेलिक केस है उसको बेसिकली अर्थड कर देना, है ना, ग्राउंडिंग कर देना। ठीक है, तो बॉडी का जो मेटेलिक केस है उसको ग्राउंड कर देते हैं, उसको अर्थ कर देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? तो किसी भी फॉल्ट की वजह से, कोई भी कुछ ग्लीच की वजह से, आजकल की भाषा का, आजकल के ज़माने का लैंग्वेज ग्लीच, किसी भी इशू की वजह से अगर करंट आपके उस अप्लायंस के, जैसे फ्रिज होता है, गीजर होता है ना, उसमें कभी कभी करंट आ जाता है, उसमें मेटालिक बॉडी जो है उसमें करंट आ जाता है, कभी कभी कुछ एरर से अंदर में कुछ गड़बड़ी हुआ तो आ सकता है। तो वो करंट अगर उसके बॉडी में आ जाए और आप छुओ तो आपको ना लग जाए, इसके लिए पहले से क्या प्रिकॉशन लेते हैं, उसको अर्थ कर देते हैं। वो जो करंट आ रहा है ना मेटालिक बॉडी में, उसको अर्थ कर देते हैं। तो कैसे किया जाता है अर्थ? तो मेटालिक बॉडी को निकाल के धरती के नीचे नहीं डाल देते। तो मेटालिक बॉडी से एक वायर ले लेते हैं और उस वायर को, जो उस 3 पिन होता है उस अप्लायंसेस का, 3 पिन में आप देखना उसमें एक लंबा वाला सामने निकला होगा जिसको आप अर्थ वायर, अर्थ कहते हो, अर्थ पिन। वो सॉकेट में जब आप लगाते हो तो वही पहले अर्थ होता है, और कोई भी एक्सेस करंट है, कोई भी फॉल्टी करंट है तो वो पहले अर्थ हो जाता है। इसलिए वो लंबा भी बनाया जाता है। वो एक क्वेश्चन भी आप पढ़ते हो, व्हाई द अर्थ पिन्स आर मेड लॉन्गर। इसीलिए लॉन्गर बनाते हैं क्योंकि अर्थ कनेक्शन पहले बने। और देखो वो थिकर भी होता है कि कोई दूसरे लाइव या न्यूट्रल में ना घुसे, वो उसी में जाएगा, बड़े वाले में। सॉकेट में देखो एक बड़ा होल होता है सबसे ऊपर, तो वो उसी में घुसे और उस मेटेलिक केस में कोई करंट आ रहा है तो वो उसके थ्रू होके अर्थ हो जाए। तो ये कनेक्शन किया जाता है घर में, अर्थ वाला। ठीक है, तो अर्थ पिन्स आर मेड लॉन्गर एंड थिकर सो दैट अर्थ कनेक्शन इज मेड फर्स्ट। कोई भी सर्किट में कोई फॉल्टी करंट है जो आपको लग सकता है, मेटेलिक बॉडी है ना हमारे अप्लायंसेस का बहुत सारा, उसको छुएं तो आ सकता है करंट उसमें, तो उसको पहले ही अर्थड कर दें, सॉकेट में लगाएं, वो अर्थ हो जाए और कोई दिक्कत ना आए फिर, इसीलिए अर्थिंग किया जाता है। ठीक है, टू विच वायर ऑफ केबल इन अ पावर सर्किट शुड द मेटल केस ऑफ गीजर भी कनेक्टेड। तो कौन सा वायर है ये बताए? अर्थ वायर है ना, ग्रीन कलर का जनरली इसका कलर कोड है, ग्रीन कलर का। अब शायद कलर कोड भी बहुत बदला है, लेकिन ठीक है, जो अभी चल रहा है सिलेबस में ग्रीन कलर, इसी को लेके चलते हैं। तो अर्थ वायर में उसको जोड़ा जाता है, मेटेलिक केस को अर्थ वायर से जोड़ा जाता है ना। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो 1 मिनट मुझे, अब तो मैं आपको दिखा पाऊँ कुछ। ठीक है, तो दिखाने की कोशिश करता हूँ अगर आप समझ पाओ। तो ये देखो, ये है ना, ये दिख रहा है, हाँ ठीक है। ये वाला, ये होता है अर्थ पिन, है ना, ये थिकर एंड लॉन्गर होता है ना, ये आपको दिख रहा है, ये थिकर एंड लॉन्गर होता है। और ध्यान से अगर आप ऊपर देख पाओ तो यहाँ पे ऊपर, है ना, यहाँ पे बना हुआ है ना, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये किया हुआ है ग्राउंडिंग, है ना, ये ऊपर यहाँ पे बना हुआ है ग्राउंडिंग यहाँ पे, और ये आपका लाइव है और ये आपका न्यूट्रल है। ठीक है, तो यही बनाते हैं। तो ये यही कर देता है, पहले अर्थ कर देता है ना। आपको नहीं ले जाना है मेटालिक केस को ग्राउंडिंग करने, ये लगाते हैं सॉकेट में तो अर्थ हो जाता है सीधा। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आया है। आगे अभी और भी क्वेश्चंस लेंगे, क्वेश्चंस अभी बहुत आएगा हमारे पास, काफ़ी टाइम है, बहुत टाइम है अभी, आराम आराम से पढ़ते रहना है। पुली का कुछ लेक्चर आए तो उसको देख लेना है ना। एक पुली का एक पर्सनलाइज्ड करके एक लेक्चर लेके आएंगे, उसमें सिर्फ पुली का क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और फिर मिलते हैं, भी मिलते रहेंगे, डेली कुछ ना कुछ आता रहेगा, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही आएगा। अभी फिलहाल एग्ज़ाम है तो 17 को पेपर है, तो काफ़ी टाइम है हमारे पास अभी, है ना। बस आप लोग देखते रहिए। चलिए मिलते हैं फिर।